नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा जनरल साइंस एंड स्टैटिक जीके, क्या पढ़ेंगे? जनरल साइंस और स्टैटिक जीके, क्योंकि आपको पता है जनरल साइंस 25 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, जो कि सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये 25 मार्क्स। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो देखिए 2021 के बारे में बात हुआ है। क्या हुआ है? 2021 के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा हर साल ये फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है, फिल्मों को अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार 67th कितना हुआ था? 67th ये अवार्ड शो चला था, 67th अवार्ड शो चला, जिसमें कंगना रनावत को, किसको? कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला चुना गया, दिया गया। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चुना जाता है, भारत सरकार के द्वारा। फिलहाल के लिए इसके जो मंत्री हैं वो हैं आपके अनुराग ठाकुर। कौन है मंत्री? अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। इससे पहले जो थे वो प्रकाश जावड़ेकर जी थे, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, स्टार्ट कब हुई, ये मेन क्वेश्चन होता है, एक स्टार्ट कब हुई, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई। कब हुई? 1954। इसकी शुरुआत 1954 में स्टार्ट किया गया। तो सिनेमा के क्षेत्र में देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी पढ़ते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान क्या है? सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्या? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। ये जो है सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया को शांति, ठीक है, शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है? देखिए दुनिया में बहुत सारे संगठन बने हैं जो अलग अलग अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है परमाणु के लिए, शांति के लिए कौन सा संगठन है? तो देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो देखिए ये जो IAEA बना है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये ही शांति के लिए जाना जाता है, दुनिया में परमाणु शांति के लिए जाना जाता है। और ये इन दोनों को रिपोर्ट देता है, किसको? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और संयुक्त राष्ट्र महासभा को ये अपना रिपोर्ट देता है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे IAEA इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957, ठीक है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके बारे में और जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्रीय महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को ये रिपोर्ट देता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका क्या है? हेडक्वार्टर। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट होता है, हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। कहाँ है? वियना, ठीक है, वियना में है इसका हेडक्वार्टर, जो कि ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, देखिएगा ये अर्थशास्त्र में पूछा गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये हम देख लेते हैं। तो ये मिला डेविड कॉर्ड, जोशुआ डी एगिस्ट और गुइडो W इम्बेंस। इस बार का जो अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार दिया ये दो हिस्सों में बटा है, ठीक है। एक तो इसे मिला डेविड कॉर्ड को, बाकी इन सभी को मिला है, ठीक है।
बाकी इन सभी को मिला है। तो इसे एक और नाम से जाना जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रिस्क, ठीक है, रिस्क बैंक प्राइज, ठीक है, रिस्क बैंक प्राइज, इसे रिस्क बैंक प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल के याद में यह दिया जाता था। किसके याद में दिया जाता है नोबेल प्राइज? अल्फ्रेड नोबेल के याद में, ठीक है। ये नोबेल प्राइज जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में जाता है। ये इसकी शुरुआत जो हुई थी नोबेल प्राइज की, ये 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। लेकिन इसे जो अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा, ये तो फिलहाल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में इसे दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में ही हुई, लेकिन अर्थशास्त्र में इसे जो दिया जाता था 1969 से इसे दिया जाता था, और 2021 तक इसे टोटल 53 बार दिया गया है। कितनी बार दिया गया है? 53 बार दिया गया है। लेकिन ये कितने पुरस्कार दिए गए? 53 बार में 89 पुरस्कार दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 89 पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। ये जो अर्थशास्त्र जो नोबेल पुरस्कार है उसे रिस्क बैंक प्राइज के भी नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1909 ईस्वी में हुई और इसे अल्फ्रेड नोबेल के याद में बनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का भी खोज किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 1969 से 2021 तक ये दिया गया, मतलब दिया जा रहा है, और ये 53 बार दिया गया है और 89 पुरस्कार इसमें दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश कैडेट के किस आईएएस अधिकारी ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता? तो देखिए, 2 प्रकार के ओलंपिक होते हैं, एक पैरालंपिक होता है, एक ओलंपिक होता है। पैरालंपिक बताया जाता है जो फिजिकली थोड़ी हैंडीकैप होते हैं, उस तरह के लोगों को पैरालंपिक कराया जाता है। तो इसमें सुहास एल आई, जो कि उत्तर प्रदेश कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बैडमिंटन में, किस में मिला उनको? बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन में उन्हें ये रजत पदक मिला। क्या मिला था? रजत पदक, ठीक है, रजत पदक। ये याद कर लीजिएगा कि इन्हें कौन सा पदक मिला, तो रजत पदक मिला पैरालंपिक में। और एक इम्पॉर्टेंट है, पैरालंपिक में ये पहले आईएएस है जो पैरालंपिक बने हैं, ठीक है, पहले आईएएस जो पैरालंपिक में पदक लाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? क्या रेखा? मेजिनॉट रेखा, ठीक है। मेजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इस रेखा ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया था, ठीक है। मेजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। इसका निर्माण जो है 1930, कब? 1930 को इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जर्मनी के हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी का काम करता था, ठीक है। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए, डूरन रेखा, ये डूरन रेखा कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो ये आप याद रखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ चुका है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बहुत सारी तनाव भी हो रही है, कभी दोस्ती भी दिख रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि डूरन रेखा किन 2 देशों के बीच रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। मेजिनॉट लाइन अभी मैंने बताया फ्रांस और जर्मनी के बीच। 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच। दक्षिण कोरिया में तानाशाह का राज चलता है, किम जॉन जिनका नाम है। ऑर्डर निस लाइन, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में चलता है। ऑर्डर निस लाइन, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए,
14 नवंबर को मनाया जाता है। 2019 में एक फैक्ट हम याद कर लेते हैं। देखिए, मधुमेह रोग जो है वो बहुत ही खतरनाक रोग है, जिसमें आपका कोई भी अंग में चोट लगने के कारण या घाव होने के कारण वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है, उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो 2019 में 463, ठीक है, 463 मिलियन पीपल इससे प्रभावित थे। और एक आंकड़ा माना जाता है कि 2030 तक टोटल 578 मिलियन पीपल इससे इफेक्ट होंगे। क्या होंगे? इससे इफेक्ट होने वाले हैं। जो इस बार का जो सब्जेक्ट था, इसका जो सब्जेक्ट था वो था एक्सेस टू डायबिटीज। क्या था? डायबिटीज, एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ठीक है, एड्रेस टू डायबिटीज केयर, ये इसका सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट याद कर लीजिएगा, आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2021 का ये सब्जेक्ट है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय यानी सैन्य खर्चा डेटाबेस में कौन सा देश शीर्ष पे है, मतलब सबसे ऊपर है? तो देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो डाटा आया उसमें सबसे ऊपर, अपने फौज में सबसे ऊपर खर्च करने वाले देशों में सबसे ऊपर किसका नाम था? तो अमेरिका का नाम था। तो फर्स्ट तो अमेरिका हो गया, ठीक है, सेकंड में चाइना हो गया, ठीक है, थर्ड में हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है। तो अगर जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ फिलहाल पैसों के मामले में देखते हैं, ठीक है। अमेरिका जो है इसने 39%, कितना? 39%, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी फौज में, मतलब अपने आर्मी में या सैन्य में खर्च किया जाता है उसका 39% अकेला अमेरिका खर्च कर रहा है। चाइना अपना 13% खर्च करता है, ठीक है। और भारत कितना खर्चा करता है ये हम देखेंगे। भारत अपना 3.7, ठीक है, 3.7% भारत खर्च करता है। लेकिन और भी एक चीज़ है, जैसे अमेरिका ने कितना खर्च किया, ठीक है, टोटल पैसों में मैंने देख रहा हूँ 778 बिलियन, ठीक है, 778 बिलियन। और चीन 252, कितना? 252 बिलियन, ठीक है। भारत 72.9 बिलियन, 72.9 बिलियन खर्च करता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, किस मुगल सम्राट, तो ये याद रखिएगा, देखिए मुगल सम्राट, ठीक है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, औरंगजेब, ठीक है। इन्हें आलमगीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर, ठीक है। इसका एक और नाम भी है जिसे आलमगीर कहते हैं, ठीक है। ये भी नाम आप याद रखिएगा। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिनका नाम है आलमगीर। इनके समय में ना मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था। क्या था? इनके समय में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था। और ये एक ऐसे आदमी हैं जो वीणा पसंद करते थे। जैसे सरस्वती माँ वीणा के साथ ही उनका फोटो हमेशा देखेंगे आप, तो ये वीणा पसंद करते थे, वीणा बजाना पसंद करते थे। इन्होंने 1669 ईस्वी में
1679 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर की शुरुआत की। ठीक है, जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक धर्म, यानी एक धर्म क्या, आप गैर मुस्लिम लोगों पर ये कर लगाया जाता था। ठीक है, जजिया कर जो है गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। इसी के राज में 1667 ईस्वी में, कब? 1667 ईस्वी में फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने सूरत में एक फैक्ट्री लगवाया। ठीक है, इनके कुछ स्मारक हैं, वो स्मारक के नाम याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा नोट्स में अपना। इनके कुछ स्मारक है। बीबी का मकबरा, क्या बनाया इन्होंने? बीबी का मकबरा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, मोती मस्जिद, इन्होंने मोती मस्जिद भी बनाया। क्या बनाया? मोती मस्जिद, जो कि आपका दिल्ली में है। बादशाही मस्जिद, जो कि आपका लाहौर में है। इनसे रिलेटेड कुछ और भी हम पढ़ेंगे फैक्ट, जैसे देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, और भी है। जैसे हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हुमायूं के बारे में, ठीक है, हुमायूं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। हुमायूं ने क्या क्या युद्ध लड़े? देखिए 1539 में हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा। ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा। क्या लड़ा? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा, वो भी शेरशाह सूरी के साथ, लेकिन वो हार गए। कौन हार गए? हुमायूं उसमें हार गए। चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी हो गए। फिर 1540 में, कब? 1540 में इन्होंने कन्नौज की लड़ाई लड़ी। किसकी? कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई लड़ी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हराया। फिर से इन्हें शेरशाह सूरी ने इन्हें हरा दिया। इन्हीं पे हुमायूं नामा लिखा गया है। किसने लिखा हुमायूं नामा? उनकी गुलबदन बेगम, उनकी बहन ही थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा? उनकी बहन ने हुमायूं नामा लिखा। ठीक है, 1556 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1556 ईस्वी में दिल्ली के पुराना किला पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु कैसे हुई? दिल्ली के किला पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब हम अकबर के बारे में भी पढ़ेंगे अब थोड़ा सा, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ कि ये सारे इम्पोर्टेंट आते हैं। मुगल साम्राज्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें से ही क्वेश्चंस आपको दे देंगे, तो इसीलिए हम पढ़ते हुए जा रहे हैं कि क्वेश्चंस अगर आए तो हम कर लेंगे। जैसे अब अकबर के बारे में हम देखेंगे। अकबर के बारे में हम देख लेते हैं। 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ अमरकोट में। ठीक है, 1574 ईस्वी में इन्होंने मनसबदारी प्रथा, यानी ये एक प्रकार का रैंक होता था। ठीक है, ये मनसबदारी प्रथा होता था, एक प्रकार का एक रैंक होता था। इसकी शुरुआत की इन्होंने 1574 ईस्वी में। इनके द्वारा कुछ स्मारक बनाए गए। ठीक है, इनके द्वारा कुछ स्मारक बनाए गए हैं। जैसे मैं स्मारक के बारे में बता दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। इबादत खाना इन्होंने बनाया, जो कि फतेहपुर सिकरी आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा इन्होंने बनाया, जो कि आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। बुलंद दरवाज़ा इन्होंने बनाया, जो कि आगरा में है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, इससे
संबंधित है। तो हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं, जैसे 101वां संशोधन जो है, ठीक है, 101वां जो संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। 101वां संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। 102 किससे संबंधित है ये देख लेते हैं, ये एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसके लिए है। 104 किसके लिए है, एसटी एससी और 70 जो 104वां संशोधन किया गया था, ये एससी एसटी की सीटों की समाप्ति सभा, जो देखिए एससी एसटी जो सीट है उसकी सीमा जो है 70 से बढ़ाकर 80 कर दी गई, उसकी सीमा समाप्ति 70 से बढ़ाकर 80 कर दी गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूल क्षेत्र की ओर आ रही एक कार, देखिए ये हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल थोड़ा, ठीक है, न्यूमेरिकल आप जानते हैं न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल, और ज़्यादातर सिलेक्शन इसी सेक्शन से होता है ज़्यादातर बच्चों का। तो देखिए हम पढ़ते हैं, स्कूल क्षेत्र की ओर आ रही एक कार नियत त्वरण -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ 36 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक धीमी हो जाती है। कार को अंतिम वेग तक धीमा करने में कितना समय लगता है। तो पहला चीज़ इसका जो आंसर आएगा उसको हम निकालेंगे। तो पहला चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, आपको टाइम पूछा है, नो डाउट यहाँ पे आपका टाइम पूछा है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए ये एक्सेलरेशन है, यानी ए कितना मिला हमको, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमको ए मिल गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो 36 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक हो गया। 36 मीटर प्रति सेकंड क्या है आपका, यू यानी प्रारंभिक वेग, क्या है, यू यानी प्रारंभिक वेग, ठीक है, 36 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। भी मतलब क्या हो जाता है, भी मतलब होता है अंतिम वेग, ठीक है, 9 मीटर प्रति सेकंड, भी यानी अंतिम वेग 9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, पहले हम फार्मूला को ही देख लेते हैं। फार्मूला जो इसका होता है, मेन फार्मूला v बराबर u माइनस ए टी, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें t निकालना है, तो फार्मूला को जब आप चेंज करेंगे तो v माइनस u डिवाइडेड बाई a आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमको t निकालना है, तो हम पहले t जब निकालेंगे तो ये जैसे t हमको निकालना है, तो देखिए v कितना है, v आपका है 9, ठीक है, सॉरी आपका v है 9, ठीक है, माइनस आपका 36 है, क्योंकि u 36 है, ठीक है। u कितना है, u 36 है ना प्रारंभिक, ठीक है, u 36 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन -3, ठीक है। ये जब 36 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, -27 आएगा, -27, ठीक है, यहाँ पे -3, तो माइनस और माइनस तो कट ही जाता है, और 3 9 27 यानी 9 सेकेंड जो है इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन समझिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है, ये नहीं बोला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला कौन सा है, कहा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। तो ये होगा कैलिस्कोप। कैसे होगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए कोई सघन माध्यम है, ठीक है, ये सघन माध्यम मैंने बना लिया, ठीक है, ये सघन माध्यम मैंने बना लिया। यहाँ से जब कोई किरण जाती है, ठीक है, किरण जाती है और फिर उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है।
कोई किरण सघन माध्यम से निकलती हुई फिर सघन माध्यम में वापस कोण बना के आ जाती है, ठीक है। ये हो गया मेरा ये थीटा, ये हो गया यहाँ पे एक थीटा। तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हीरो में होता है, रेगिस्तान में मृत्तिका का होता है, और ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संरक्षण में ये सारे चीज़ होते हैं, लेकिन कैलिस्कोप में नहीं होता। कैलिस्कोप क्या कार्य करता है, ये दो पिक्चर को 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक वस्तु को 14 मीटर, एक वस्तु को 14 सेंटीमीटर, एक वस्तु को 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया और एक 10 मीटर ऊपर गया, फेंका गया और यह 10 मीटर ऊपर गया। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए है। तो यहाँ भी टाइम ही पूछा है। तो देखिए, ये जो टाइम जो पूछा है, पिछला ही फॉर्मूला जो हमारा फॉर्मूला था v माइनस यू माइनस ए टी, ठीक है। जो a है, एक जगह पे यहाँ पे ग्रेविटी का मान होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी दी हुई है। ग्रेविटी जो होती है 9.8 होती है, ठीक है। ग्रेविटी दी होती है 9.8, ग्रेविटी का मान ही होता है 9.8। क्या होता है ग्रेविटी का मान? 9.8। कभी कभी हम इसे 10 भी मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, ठीक है। देखिए, इसको हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे g आ जाएगा। तो अगर समय निकालना हो तो फिर से कैसे होगा, कैसे होगा फिर? v माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे g हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या है, पहले ये देखेंगे। वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है। सॉरी, वेलोसिटी यहाँ पे हमारा 0 होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, ये 14 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर फेंकता है। तो ये हमारा प्रारंभिक वेग हो गया, जो कि 14 मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, अंतिम वेग यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जी का मान तो आप जानते हैं, जी का मान क्या होगा। यहाँ पे भी यानी 0 माइनस ये 14, ठीक है। और यहाँ पे 9.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.42 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है 42 सेकेंड? जी नहीं, आंसर तो नहीं है, लेकिन इसके करीब जाता है। तो 1.43 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, एक 160 ग्राम की क्रिकेट गेंद को 22 मीटर की गति से फेंकने पर इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो जो मास है, क्या है? जो मास है, जो मास है इसका वो है 160 ग्राम, सॉरी 160 ग्राम, ठीक है। इसको हम केजी में डिवाइड करेंगे, केजी में बदलेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड देंगे तो ये 0.160 आ जाएगा। इसीलिए हमने इसको केजी में बदला, क्योंकि ये 22 मीटर प्रति सेकेंड, ये टोटल इसका जो निकलेगा वो जूल में ही निकलेगा। तो जूल में ही निकलेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो ऊर्जा होती है उसकी एसआई मात्रक जूल होती है, ठीक है। तो हम इसे अब फॉर्मूला पे सेट करते हैं। हाफ ऑफ एम, एम क्या है? एम आपका 0.160 इंटू वी स्क्वायर, यानी वी यानी 22 यानी डबल 22 होगा यहाँ पे, क्योंकि 22 का स्क्वायर बोला है, डबल 22। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर
38.72 जूल आएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर ये सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। क्या करती है? एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए और मान लीजिए कि कार की गति एक समान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एस यानी विस्थापन। इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं वो लिखा देता हूँ, यू टी। ठीक है, यू यानी आपको पता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, टी यानी समय। ठीक है, हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। क्या? ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो देखिए प्रारंभिक वेग क्या है ये पहले हम देखते हैं। तो इससे पहले देखिए ए है हमारे पास यहाँ पे, पहले हम ये देख लेते हैं। ए है यहाँ पे, कहीं पे नहीं है, हमें ए नहीं है, हमें ए निकालना है। क्या करना है? हमें ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे? ए निकालने का फॉर्मूला क्या है? त्वरण, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कहीं पे है जी, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। वेलोसिटी है 70 किलोमीटर प्रति आवर। तो 70 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ पे क्या है? सेकंड है आपका, दिख रहा होगा आपको सेकंड यहाँ पे। तो इससे पहले हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 70 को 5/18, अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस बनाए होंगे सवाल तो आपको चेंज करना आता होगा। 5/18 जब भाग देंगे, सॉरी 72 जी, सॉरी यहाँ में गलत बना रहा, 72 होगा। ठीक है, चौके 72 4 बार में, और ये 5 चौका 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड और चेंज ऑफ टाइम 5, यानी हमारा एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। अब हम फार्मूला पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला है एस वाला, एस फार्मूला को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यू तो कुछ भी नहीं है, प्रारंभिक वेग था ही नहीं, इनटू टाइम क्या है? टाइम मेरा 5 सेकंड है ना जी, टाइम मेरा 5 सेकंड। ठीक, प्लस हाफ। ठीक है, हाफ ए क्या है? ए क्या है हमारे पास? ए है 4। ठीक है, इनटू टी का स्क्वायर यानी 5 5 25, यही ना, टी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया मेरा यहाँ पे। अब जब इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी का 4 यानी 25 दूनी का 50 हो गया यहाँ पे। और ये जो है यहाँ से 5 से 0 में अगर गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 50 आंसर हो जाएगा, 50 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।